हर बच्चा सोचता है कि मैं बीए, बीएससी, बीकॉम कुछ ही कोर्सों के बारे में जानता है। इंजीनियरिंग में जेईई मेन का फॉर्म कब है, मैंने अभी तक 17,000 एडमिशन कर चुका हूँ मैं। जय हिंद, वंदे मातरम साथियों। मैं सचिन गुप्ता, वीओबी न्यूज से। आज हम आए हैं मिलन एनजीओ और आज हमारे साथ हैं संजीव सांगवान जी। इनसे बातें करते कि ये मिलन एनजीओ क्या चीज है और इस एनजीओ में क्या क्या काम होते हैं। तो नमस्कार संजीव सांगवान जी। नमस्कार सचिन जी, कैसे हैं? बहुत बढ़िया जी। आप ये बताइए कि आपकी एनजीओ मिलन एनजीओ जो है उसमें क्या है, ये क्या एनजीओ है, इसका क्या वर्क होता है, किस तरह से ये काम करती है? मैं बता सर, जो मिलन एनजीओ है ना, इसका पूरा नाम है मिलन एजुकेशनल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट। ये एक नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है हमारा, जिसके अंदर हमारा मकसद ये है कि हम ना तो हम कोई क्लाइंट से कोई पैसा लेते, हम समाज की भलाई के लिए संस्था को चलाते हैं। जो आपकी ये एनजीओ है, क्या ये रजिस्टर्ड है? हाँ सर, ये बिल्कुल रजिस्टर्ड है। ये हमारी जो एनजीओ है ये 12A के अंदर रजिस्टर्ड है, ATG के अंदर रजिस्टर्ड है। अच्छा, भारत सरकार का जो ट्रस्ट रजिस्ट्रेशन होता है, ट्रस्ट रजिस्ट्रेशन के अंदर भी रजिस्टर्ड है। अच्छा, इन सब के साथ साथ ट्रस्ट के अंदर होगी, ATG के अंदर होगी। अच्छा, 12A है, नीति आयोग में, उद्योग आधार में, लगभग सब जगह से रजिस्टर्ड है। तो यह एनजीओ आपकी क्या क्या काम करती है? सर देखो, हमारी एनजीओ का जो बेसिक मकसद है ना, वो ये होता है कि जो बच्चे 10वीं या 12वीं कर लेते हैं, 12वीं करने के बाद बच्चे के पास कौन से कैरियर ऑप्शन होते हैं। जैसे कि सबसे पहली चीज, जिस बच्चे ने +2 करी, आपने भी करी होगी सर। जैसे आपने +2 करी तो आप तो शहर में रहते हो, तो आपको तो पता रहता है कौन से कोर्स हैं +2 के बाद। तो जो ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे हैं ना, उनको ये नहीं पता होता कि +2 के बाद कौन से कोर्स होते हैं। हर बच्चा सोचता है कि मैं बीए, बीएससी, बीकॉम कुछ ही कोर्सों के बारे में जानता है, लेकिन हम इसके अलावा भी काफी सारे कोर्स होते हैं। हम इन सारे कोर्सों के बारे में बताते हैं, सबसे पहली चीज। फिर है ना, बच्चे आते हैं तो बच्चों के जो माँ बाप होते हैं ना, माँ बाप की समस्या ये रहती है कि भाई माँ बाप कुछ चाहते हैं, बच्चे कुछ चाहते हैं, तो बच्चे के लिए कौन सा कोर्स बेस्ट रहेगा, उसके रिगार्डिंग हमारी एनजीओ क्या होता है, जब बच्चा आता है ना, बच्चे का हम एक रिटन टेस्ट लेते हैं, जिससे हमें पता लगता है बच्चे के अंदर, बच्चे को नॉलेज कितनी है। अच्छा, बच्चे का इंटरेस्ट किस फील्ड में है। अच्छा, उसके साथ साथ बच्चे के पिताजी क्या चाहते हैं, बच्चे की माँ क्या चाहती है, बच्चा क्या चाहता है, उसके लिए जो बेस्ट करियर ऑप्शन है ना, उसको डिसाइड करने में मदद करते हैं। अच्छा, इतना सब होने के बाद जैसे ही मान लो सपोज करो आपने निकाल लिया कि जी मेरे को तो करनी है बीटेक। अच्छा, बीटेक जो करनी है ना, बीटेक करने के लिए बीटेक के फॉर्म कब निकलते हैं, जिससे जो अच्छे इंस्टीट्यूट है ना, इसके फॉर्म निकल जाते हैं, बच्चों को पता ही नहीं चलता कि कब फॉर्म निकलते हैं। जो दिल्ली जैसे शहर में रहते हैं, जो अच्छे शहरों में रहते हैं, उन बच्चों को तो पता रहता है, लेकिन इनमें भी बहुत सारे ऐसे बच्चे बच जाते हैं जिनको पता नहीं चलता कि कौन सा फॉर्म कब निकल गया। हम क्या करते हैं, जो बच्चा हमारी एनजीओ के साथ रजिस्टर्ड हो जाता है, हम उस बच्चे को सारे के सारे जितने भी फॉर्म निकलते हैं, उन सब के फॉर्मों की नोटिफिकेशन देते रहते हैं, कॉल के जरिए भी, मैसेज के जरिए भी। अब ये फॉर्म निकला है, अब ये फॉर्म निकला है। जैसे कि आपने इंजीनियरिंग पसंद करी तो इंजीनियरिंग की इन्फॉर्मेशन, इंजीनियरिंग में जेईई मेन का फॉर्म कब है, कब निकला है, कब उसकी लास्ट डेट है, ये सारी चीजें। अच्छा, इसके बाद फिर हम क्या करते हैं, जैसे फॉर्म निकला है, फॉर्म भरने में बच्चे गलती कर देते हैं, कई बार फॉर्म में भरते हुए गलती कर देते हैं ना, तो उनका फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है। उस केस में हम क्या करते हैं, जो फॉर्म निकले थे ना, हम उस फॉर्म को भराने में मदद करते हैं। हमारे पास एक टीम है, जो एक्सपर्ट टीम, जो उनको फॉर्म भरने में मदद करती है। अच्छा, इन सब के साथ साथ जो फॉर्म भरने के साथ साथ फिर होता है, फॉर्म भर दिया, फॉर्म भरने के बाद फिर आएगी एग्जाम की बारी। जब उसकी एग्जाम की बारी आएगी, एग्जाम का जो एंट्रेंस टेस्ट होता है, एंट्रेंस टेस्ट के लिए उसको सिलेबस की जरूरत होती है, नोट्स वगैरह की जरूरत होती है, तो उसके बारे में हम बता देते हैं। ये सब्जेक्ट के नोट्स है ना, इस इंस्टीट्यूट के यहाँ से इजीली प्रोवाइड हो जाते हैं। कुछ हमारे पास पड़े होते हैं किसी बच्चे के, तो हम उनको शेयर भी कर देते हैं। अच्छा, इसके साथ साथ जैसे उसके फॉर्म भरने के बाद फिर आ जाता है उसका रिजल्ट, पेपर देता है, पेपर देने के बाद आता है रैंक, रिजल्ट आने के बाद है ना, जब बच्चे ने ये पता, रैंक आ गई, रैंक के बाद पता चलता है कि जी इस रैंक के आधार पर मेरे को कौन सा कॉलेज मिल सकता है। बच्चा क्या होता है, वो 1 कॉलेज देख लेता है, 2 देख लेता है, 5 देख लेता है, 10 देख लेता है। अभी तक मैंने कम से कम 200 से ज्यादा कॉलेजों को मैंने विजिट कर चुका हूँ, मैं यूनिवर्सिटी कॉलेजों को, जहाँ हम देखते हैं कि उस कॉलेज की प्लेसमेंट कैसी है। सबसे पहली चीज, क्योंकि एक गरीब आदमी ब्याज के ऊपर पैसे लेके अपने बच्चे को पढ़ाता है, तो हम देखते हैं उस कॉलेज की प्लेसमेंट कैसी है। अच्छा, प्लेसमेंट के साथ साथ उस कॉलेज का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है। अच्छा, वहाँ की फैकल्टी कैसी है, पढ़ाई कैसी होती है। भाई जहाँ अच्छी फैकल्टी होगी ना, वही तो पढ़ाई अच्छी होगी है। तो फिर हम ये सारी चीजें देखते हैं। फिर हम उस बच्चे को है ना, जो कॉलेज बेस्ट होते हैं,
काउंसलिंग के जरिए हमें पहले पता होता है कि इसके लिए ये बेस्ट करियर ऑप्शन है, ये बेस्ट कॉलेज है, तो हम उसको वो कॉलेज के बारे में उसको गाइड कर बता देते हैं कि भाई आपका नंबर है ना, इस कॉलेज में पढ़ सकता है, जो बढ़िया बढ़िया कॉलेज हो। जैसे उसकी रैंक होती है उसी के आधार पर हम उसको कॉलेज डिसाइड करने में मदद करते हैं। अच्छा, जैसे ही फिर उसका कॉलेज सिलेक्ट हो जाता है, फिर कॉलेज में बच्चे का एडमिशन हो जाता है। एडमिशन होने के बाद है ना, जिससे कि फिर उसके रिगार्डिंग कौन सी स्कॉलरशिप मिल सकती है। अगर बच्चा पढ़ाई में इंटेलिजेंट है तो उसको कौन सी स्कॉलरशिप मिल सकती है। कोई बच्चा SC/ST कैटेगरी से बिलोंग कर सकता है तो सरकार के जरिए जो उसको स्कॉलरशिप मिलती है वो सारी मदद करते हैं। उसके बाद भी फिर भी कई बार प्लेसमेंट की बात आ जाती है। अब मैंने अभी तक 17,000 एडमिशन कर चुका हूँ मैं, मतलब जिन बच्चों को मैं गाइडेंस दे चुका हूँ, तो भी बच्चे काफी अच्छी अच्छी कंपनियों में सेट हैं। तो उन बच्चों को क्या किया, किसी ना किसी कंपनी में बात करके मैं, कोई बच्चा आता है तो मैं उसकी मदद कर देता हूँ प्लेसमेंट के अंदर। तो सर ये जो बच्चे आप बता रहे हो, आपने 17,000 बच्चे आपने प्लेसमेंट करवाए, एडमिशन करवाए, गाइडेंस दी है। तो गाइडेंस दी है जो बच्चे आपके यहाँ बहादुरगढ़ शहर के हैं या फिर आसपास के इलाके के भी हैं और कहीं के भी बाहर से भी आते हैं, कैसे क्या है उनका? हमारे पास जो स्टूडेंट आता है ना, मैक्सिमम हमारा दिल्ली NCR से रिलेटेड काम है। हाँ, इसके अंदर अगर हम बात करें तो हमारे पास दिल्ली के बच्चे आते हैं। दिल्ली के अलावा अगर हम सोनीपत, पानीपत, कर्नाटक के, अच्छा इस साइड हमारे पास रोहतक और बहादुरगढ़ के, झज्जर के बाद चरखी दादरी, भिवानी, महेंद्रगढ़, नारनौल, रेवाड़ी और गुड़गांव फरीदाबाद के बच्चे आ जाते हैं। यहाँ तक हमारे पास स्टूडेंट आते रहते हैं। तो सर जो ये बच्चे इतने दूर दूर के हैं, फिर वो आपके यहाँ ऑफिस पे विजिट करते हैं या फिर आपके पास टेलीफोन पे ही आपसे गाइडेंस लेते हैं? देखो, इसके लिए हमने अपनी एक टीम लगा रखी है। जिन बच्चों को जो भी कोई आवश्यकता हो, कोई भी इंफॉर्मेशन की जरूरत हो, तो हमारी टीम है ऑलरेडी, वो टीम उसकी मदद कर देती है। तो सर ये जो आपकी NGO है, आपकी जो संस्था है, इसको चलाने में भी फंडिंग का जरूर रिक्वायरमेंट रहती होगी? हाँ, कोई भी काम करते हैं। अब ऑफिस है, ऑफिस को चलाने के लिए ऑफिस का किराया है, बिजली का बिल है, ऑफिस के स्टाफ की सैलरी है, ये सारी चीजों को चलाने के लिए फंडिंग की तो जरूरत होती है। अभी तक हमने कोई सरकार की फंडिंग नहीं ली है। एक्चुअली मेरे पास है ना, कुछ एक टीचर्स हैं, स्कूल के टीचर हैं, कोई अच्छी जगह जॉब करते हैं, मैंने अपने सर्कल में काफी लोगों को जोड़ रखा है। वे लोग इसके अंदर फंडिंग करते हैं, वे इसके अंदर पैसा लगाते हैं, उस पैसे के जरिए ये संस्था चलती है। तो सर जो मान लो आप ये कह रहे हो कि जो हमारे सर्कल के लोग हैं उन्होंने फंडिंग की है, तो उनको क्या बेनिफिट है इसमें फंडिंग करने से? देखो, सरकार क्या चाहती है, सरकार ये चाहती है कि भाई जिससे सोशल ऑर्गेनाइजेशन है, समाज की भलाई के लिए काम करे जाए। उसके लिए सरकार, जैसे कि जो मेरी NGO को फंडिंग देता है उसको टैक्स में रिबेट मिल जाती है। हाँ, इसीलिए वे लोग इसमें फंडिंग करते हैं। और देखो, बहुत सारे लोग है ना, समाज की भलाई में बहुत योगदान देते हैं। जो मेरी NGO को फंडिंग देता है, जो पैसे देते हैं, जिनके पैसों से ये संस्था रन होती है, जो स्टाफ की सैलरी वगैरह और ये खर्चे कहाँ से निकलेंगे? इसी तरीके से तो निकलेंगे। तो फिर उनको आप क्या बेनिफिट देते हो? किसको? जो लोग आपकी संस्था में इन्वेस्ट कर रहे हैं, फंडिंग कर रहे हैं। देखो, ये एक समाज सेवा संस्था है, इसके अंदर कोई मतलब बेनिफिट यही देते हैं। उनको पता है कि जो बच्चा उनके द्वारा दी गई फंडिंग से जो बच्चा पढ़ जाता है, बहुत सारे बच्चे ऐसे भी आते हैं जो गरीब घर के होते हैं, फीस भी नहीं पे कर पाते, तो हम किसी ना किसी की मदद से हम उनकी सपोर्ट करा देते हैं। तो जो पता होता है कि भाई मैंने इस बच्चे का है ना भला किया है, तो उस बच्चे से भी हम उसको मिलवा देते हैं। तो सर जो आप मान लो आपके पास बच्चे आते हैं, जो स्टूडेंट आते हैं, उनसे कंसल्टेंसी, आप एक तरह से कंसल्टेंसी है ये? गाइडेंस है। तो उसमें भी आप क्या कोई फीस लेते हो, कोई चार्ज लेते हो उनसे? नहीं, हमारे पास कोई भी स्टूडेंट आता है, मुझसे कोई चार्ज नहीं लेते। हमारे ऑफिस पे आता है, उसका आने जाने का मतलब कोई हमारा कोई रजिस्ट्रेशन चार्ज हमारा कुछ नहीं है। सारी सर्विस हमारी टोटली फ्री है। हम उससे स्टूडेंट से हम कोई चार्ज प्रोवाइड नहीं करते। तो मतलब जो आप एक तरह से जो कंसल्टेंसी है उसमें कोई चार्ज नहीं लेते हो बच्चों से और एकदम से ये फ्री है? हमारे यहाँ बाकायदा 1 रुपए की भी पर्ची नहीं करती है। अगर मान लो कोई बंदा हमारे पास आया है तो हमारे पास उसको गाइडेंस के लिए आया है, उसका कोई चार्ज नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। 1 बार पूछो, 2 बार पूछो, जितनी भी सर्विस है, कौन सा फॉर्म निकल रहा है मैडम, बाकायदा हमारी मैडम फोन करके बताएंगे सर अभी ये फॉर्म निकला हुआ है, ताकि है ना मेरा मकसद यह है 100 मंदिर बनवा दो, 100 धर्मशाला, इससे बेटर गरीब घर के बच्चे को पढ़ा दो। इस तरीके से हमारी ऑर्गेनाइजेशन काम करती है। एक गरीब आदमी ब्याज के ऊपर पैसे लेके अपने बच्चे को पढ़ाता है। अगर हमने उसकी अच्छी सलाह देकर उस बच्चे को अच्छी जगह सेट कर दिया तो वो बच्चा सारी जिंदगी हमें दुआ देगा। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है सर, बहुत अच्छी बात है कि भाई आपने एक बात बहुत अच्छी कही कि भाई 100 धर्मशाला बनवा लो चाहे 100 मंदिर बनवा लो, उनसे अच्छा एक गरीब बच्चे को पढ़ा दो, उनको शिक्षा का दान दो,
तो बहुत बड़ी बात हो जाती है, वो एक अलग ही मुकाम पे पहुंचेंगे जिससे। तो बाकी की और भी इंफॉर्मेशन है काफी, जो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में जल्द ही प्रोवाइड करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।